चित्रकला की अगर बात करें मित्रों, तो मुगल चित्रशैली भारत में 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान विशेष रूप से मुगल शासकों के काल में फली फूली। मुगलिया चित्रशैली की बात हो रही है, 16वीं से 18वीं के आसपास जो मुगल राजा रहे, मुगल शासक रहे, उन्हीं के टाइम पे फली फूली। दक्षिण एशियाई चित्रकला की विशेष शैली के रूप में मुगल चित्रकला के आरंभ में पुस्तक चित्रों की परंपरा रही है, यानी स्टार्टिंग में पुस्तक चित्रों की परंपरा भी रही। इनके अंतर्गत चित्रों को पुस्तक रूपी एल्बम में रखे जाने का कार्य जो है वो कला रूप में किया जाता था। जो फाइनली चित्र बनते थे उनको एल्बम के रूप में यानी पुस्तक के रूप में रखा जाता था। मुगल चित्रकला का प्रादुर्भाव मुगल वंश से माना जाता है, जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः वह चगताई तुर्क वंश था। इस कुल के संस्थापक तैमूर ने ही दिल्ली संस्कृति इस कुल के संस्थापक तैमूर ने ही दरबारी संस्कृति का विकास किया था। तैमूर की राजधानी मध्य एशिया के समरकंद में रही है। इस वंश के बाद ईरान और अफगानिस्तान ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस साम्राज्य के विस्तार में ईरानी संस्कृति तेजी से पनपी। ईरानी संस्कृति के जो प्रमुख केंद्र बने उसमें चित्रित ग्रंथों की परंपराएं बनी। 16वीं शताब्दी के पहले चरण में ईरान के इस्फहान के सौफवी वंश ने राज्य स्थापित किया। यह वंश कला प्रेमी था। इस राजकीय चित्रकार में बेहजाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बेहजाद ने परंपरागत चित्रों में अलंकारिकता, वास्तविकता का समावेश करके सजीव चित्र शैली का विकास कर अपने समय की चित्रकला को नया मोड़ दे दिया। यही शैली बाद में भारतीय कला मिश्रण से मुगलिया शैली के नाम से भारतीय मुगल दरबार में तेजी से पनपी। भारत में मुगल चित्र शैली हिंदू, जैन, बौद्ध और प्रभावों के साथ 16वीं से 19वीं सदी के दौरान निरंतर विकसित हुई। हालांकि मुगल चित्रशैली का जो स्रोत है वो ईरानी चित्रकला था, परंतु यह मंगोल कला से अत्यधिक प्रभावित रही। ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल कला के रूप में भारत में चीनी, तुर्किस्तान और ईरानी कला का सम्मिश्रण मुगल वंश की स्थापना के साथ हमारे यहाँ पहुँच गया। भारतीय वातावरण में इस कला के स्थानीय तत्वों और परंपराओं के समावेश करके एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट शैली के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि मुगल चित्रशैली ईरानी खुशबू से युक्त प्राग के तैमूरी से जन्मी है, परंतु इसका अपना निजित्व है और अपने मायने में वह पूर्ण भारतीय रूप से प्रतिष्ठित भी हुई है। यानी जो मुगलिया शैली है ये फाइनली भारतीय रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाती है, तैमूर से अलग हो जाती है। भारत में मुगल चित्रकला की जो नींव है ये हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। तैमूर की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न बाबर उच्च और विशिष्ट कौशल से पूर्ण विद्वान था, परंतु अपने साम्राज्य को स्थापित करने की व्यस्तता के कारण अपने पूर्वजों की प्राचीन राजधानी कंदहार की रक्षा करने में असफल रहा। उसने काबुल से भारत की ओर इस उद्देश्य से नजर डाली कि कम से कम अपने छोटे से पथरीले साम्राज्य का पूरब की ओर विस्तार कर सके। बाबर अपना विस्तार चाहता था, इसलिए जो है कंधार की ओर आया, काबुल की ओर आया। इस कारण वह कला में अत्यधिक रुचि होने के बावजूद उस पर वैसा ध्यान नहीं दे पाया। कौन? बाबर। जैसा उसके पुत्र हुमायूं ने दिया। बाबर के समय जो कला पल्लवित हुई उसे आत्मचरित्र यानी तुझक ए बाबरी से गहरे से जाना जा सकता है। यह अलवर संग्रहालय राजस्थान में संग्रहित है। तुझक ए बाबरी, इसमें संग्रहित फारसी अनुवाद का चित्रित ग्रंथ आपको यह देखने को मिल जाएगा। हुमायूं के दुर्भाग्य ने उसे ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह द्वारा पराजित होकर के उसे ईरान के शाह तहमास्प की शरण लेनी पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अबुद समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं भी प्राप्त की। मुगलिया चित्रकला का जो है शुभारंभ है वो इन्हीं से माना जाता है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य रहा है। बेहजाद जो भारत का
पूर्व का जो है राफेल कहा जाता है। विद्वानों का कथन है कि हुमायूं इतना कला प्रेमी था कि युद्ध के समय भी चित्रकला संबंधित जो पुस्तकें थीं उसके एल्बम अपने साथ रखता था। हुमायूं काल की एक प्रारंभिक कृति जो है ब्रिटिश संग्रहालय में है, जिसमें इसके वंशज का चित्रण किया गया है। अब हुमायूं का वंशज कौन? बाबर। अकबरकालीन मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो मुगल चित्र शैली का व्यवस्थित विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। वैसे मुगलिया चित्र शैली का जन्मदाता तो आपने अभी देखा ही है कि अकबर के फादर हुमायूं ही है, लेकिन मुगलिया चित्र शैली की व्यवस्थित विकास की जब बात आती है तो अकबर का काल आता है। कई बार हुमायूं ऑप्शंस में नहीं होते हैं तो अकबर आंसर्स बनता है। अक्षर ज्ञात नहीं होते हुए भी अकबर की चित्रकला की समझ बेहद गहरी थी। अक्षर ज्ञात नहीं होने का मतलब है निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। कौन? अकबर। लेकिन चित्रकला की समझ बेहद गहरी थी। वह भारतीय कला से गहरे प्रभावित रहा। अकबर दरबार के प्रमुख अबुल फजल ने आईने अकबरी में भारतीय चित्रकारों को विश्व भर में श्रेष्ठतम बताया। किसने बताया? अबुल फजल ने। अकबर को किशोर वय में ही ताजपोशी हो गई। 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के बाद ही उसने अपने यहाँ चित्रशालाओं का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। अकबर दरबार में बहुत से चित्रकार देश के विभिन्न भागों से रखे गए। यह चित्रकार जो कुछ अपने क्षेत्र की विशेषताओं को सम्मिलित कर बनाते, उन चित्रों को अकबर दरबार के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमस सिराजी अकबरी शैली में ढाल देते थे। यह ढाले हुए चित्र ही दरबार के चित्र विभाग की स्वीकृति होती थी और प्रारंभ मुगल शैली परंपरा जो प्रारंभ है या प्रारंभिक है मुगल शैली परंपरागत तैमूरी शैली से पनपी और इसका विकास ईरानी शाखाओं में हुआ। इसके अलावा मुगल शैली अपने आप में कोई स्वतंत्र शैली नहीं होकर के विभिन्न भारतीय क्षेत्रों से प्राप्त भारतीय चित्र परंपरा का मिश्रण और खास तौर से प्राक राजस्थानी शैली की एक छाप रूप में रही है। कौन? मुगलिया शैली। चूंकि अकबर के दरबार में सैकड़ों कलाकार थे, इसमें अधिकांशतः राजस्थान और दूसरे प्रांत के थे, इसलिए अकबर या मुगल शैली उसके दरबार से विकसित हुई। उसमें भारतीय और परंपरागत तैमूर शैली का प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आईने अकबरी में जिस भारतीय चित्र तत्व का विशद वर्णन है, ऐसा माना जाता है कि वह प्राक राजस्थानी चित्र शैली ही रही होगी। अकबर ने आगरा में जो चित्रशाला निर्मित की, उसमें राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर जी को चित्रकला शिक्षक के रूप में भी रखा। इस चित्रकार के बारे में अकबर नामा में भी उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? मनोहर के बारे में। प्राक राजस्थानी चित्र शैली की बात करें तो कलाविद आनंद कृष्ण ने अपने एक शोधपूर्ण अभिलेख में प्राक राजस्थानी शैली के बारे में महती जानकारी दी है। उनके अनुसार 15वीं सदी में अपभ्रंश यानी जैन अथवा पश्चिम भारतीय शैली को नया अर्थ मिले। गुजरात में तब बेहतरीन चित्र बने। नए विषयों के चित्रों में गोपाल स्तुति है, बाल विलास जो वसंत विलास है, देवी महात्म है आदि चित्रित हुए। बसंत विलास प्रारंभिक गुजराती भाषा का चित्रित श्रृंगार रस का ग्रंथ है। चित्रकार ने इस ग्रंथ के बसंती पक्ष को पकड़ा। ऐसे चित्रों में प्राक राजस्थानी शैली वाले चित्रों के संकेत मिले हैं। प्रायः 1500 ईस्वी में मांडू यानी मालवा के रंगीले सुल्तान गियास शाह खिलजी ने पाक कला पर एक सचित्र पुस्तक तैयार करवाई थी। इस पुस्तक का नाम नियामतनामा। इसमें सुल्तान अपनी स्त्रियों को घेरा हुआ है। इसमें एक और मध्य एशिया और दूसरी ओर भारतीय स्त्रियां हैं। यह भारतीय स्त्रियां प्राक्य राजस्थानी शैली की हैं। इसमें प्राक्य राजस्थानी शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थानी शैली यहाँ एक मानदंड है जो 16वीं सदी की इस शैली में पनपी। नियामतनामा में जो चित्र हैं
उसमें राजस्थानी प्राक शैली में राजस्थान का परिवेश है और खास तौर से पनघट के दृश्य हैं। यहाँ यह तथ्य भी गौरतलब है कि भारत में मुगलों के पैर जन्मे से पूर्व ही चित्रकला में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था, जिसने विशेषतया राजस्थान और गुजरात में अपना प्रभाव छोड़ा। हमारे यहाँ हुमायूं के आगमन से इस चित्रकृति में एक नए आयाम का प्रगटीकरण हुआ, जिसका सराहनीय प्रभाव अकबर कालीन कला पर उजागर होता है। और इसी लेन देन में राजस्थानी और मुगलिया चित्रकला दोनों ने एक दूसरे का विकास किया है। आगे कहा जाए अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ क्या क्या है, तो ग्रंथ लेखन और उसकी दृश्यात्मक परंपरा का विकास भी मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। भारत में मुगल वंश ने ऐसे चित्रित ग्रंथों का संग्रह किया जिन पर मुगल बादशाह अपने हस्ताक्षर सहित कुछ टिप्पणियां लिखते थे। बाद में इस पर शाही पुस्तकालय की मोहर लगती है। अकबर ने प्रायः ऐसे सभी परंपरागत ग्रंथों की प्रतियां तैयार करवाई, यथा दीवाने अनबरी है, दीवाने अमीर खुसरो देहलवी है, दीवाने हाफिज है आदि, ये सब प्रतियां तैयार हुई। इसमें मुख्यतया उपदेशों के दृष्टांत के रूप में जीवन की घटनाएं आती हैं। इन ग्रंथों के चित्रण का काल जो है वो प्रायः 1570 से अकबर काल के अंत तक का रहा है। अकबर ने अपने शासनकाल में 24,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह किया था। इसमें सैकड़ों चित्रित पुस्तकें थीं। अकबरकालीन चित्रित पुस्तकें राजकीय संग्रहालय, खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी पटना, राजकीय संग्रहालय हैदराबाद, भारत कला भवन वाराणसी में आज भी सुरक्षित है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रित ग्रंथ होते हैं जिसमें हमजानामा का नाम आए, तो अकबर ने अनेक पुस्तकों को चित्रों में सुसज्जित करवाया, जिसमें हमजानामा सर्वप्रथम कृति मानी जाती है। हमजानामा चित्रों से ही अकबरी शैली पूरी तरह से प्रतिष्ठित हुई मानी जाती है। अकबर के दरबार में अनेक अच्छे अच्छे हिंदू, मुसलमान, ईरानी मुसव्विर थे, यथा मीर सैयद अली, अबू शमद, दशवंत, बशावंत, तारा, हरवंश, राम बाल मुकुंद, मिस्किन, फारूक चेला, खेमकरन, सांवला, नंद ग्वालियरी और गुजराती चित्रकार माधव, केशव, भीम आदि भी रहे। 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रूपों सहित इसे प्राच्य राजस्थानी के कला तत्वों का समावेश करके मुगल शैली या अकबरी शैली का जन्म हुआ है। तैमूर शैली के आलंकारिक धरातल से उतर करके अकबर काल के चित्रकला तथ्यात्मकता पे आई। तेज रंगों के बड़े बड़े टुकड़े तैमूरी शैली में थे, तो प्राच्य राजस्थानी शैली में भी थे, परंतु दोनों की रंगतें अलग अलग थीं। कपड़े पर बने जो है बड़े आकार के जो चित्र हैं वो प्राक राजस्थानी और तैमूरी शैली में निर्मित हुए। उसमें हमजानामा प्रमुख है। यह दरअसल एक मनोरंजक कथानक है। हजरत मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा ने इस्लाम के प्रसार के अनेक युद्ध किए, परंतु इस कहानी में हमजा के कारनामे जादू टोने, तिलिस्म, जन्न परियों से जुड़े हुए हैं। साथ साथ युद्ध के दृश्य भी इसमें आते हैं। कहते हैं अकबर को हमजानामा बहुत प्रिय थी। वह अपने हरम में कथकड़ों यानी किस्सागों में इसे घंटों सुना करता था। हमजानामा कथानक और उसमें बने चित्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारी भरकम वृक्ष, छलकता जल, अलंकारिक बादल से बनी पृष्ठभूमि में अकबरी चित्रशाला के चित्रकारों ने इसमें अपनी मौलिक दृष्टि को रूपायित किया है। तैमूरी शैली का प्रभाव भी इसमें है, तो राजस्थानी प्राक्य शैली के अंतर्गत जल और अलंकारिक वृक्षों का निरूपण किया गया है। मानवाकृतियों में कहीं कहीं स्त्री आकृतियों में एक चश्म चेहरे का जो प्रयोग और वस्त्राभूषण भी राजस्थानी प्राक्य शैली के हैं।
आगे बढ़े मित्रों, तूतीनामा की बात करें तो तूतीनामा ग्रंथ को कुछ विद्वान हमजानामा से पूर्ववर्ती मानते हैं। इस ग्रंथ का विषय है तोते का प्रेम प्रलाप। इसमें 103 चित्र हैं और सभी चित्र 1580 से 85 के मध्य बने लगते हैं। यह सचित्र ग्रंथ चेस्टर बेटी संग्रहालय में है। तूतीनामा यानी शुक्र सप्तकी कथा ईरान में 1330 के आसपास प्रचलित थी। उसी का मुगलिया रूप तूतीनामा होता है। आगे और बढ़ें तो दीवाने हाफिज की बात करें। अकबरकालीन इस सचित्र ग्रंथ में हाफिज सिराजी को शेर शायरी है। इसकी प्रतियां ब्रिटिश संग्रहालय और चेस्टर बेटी पुस्तकालय में है। इस ग्रंथ में बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान है। यह एक शहजादी का हार चोरी चला गया तो रात में ही दीवाने हाफिज को खोला गया और शहजादी ने अपनी उंगली आंख भींच कर एक शेर पर रख दी। तभी दासी को बुलाया गया कि मोमबत्ती लाओ। शेर पढ़ा गया। चोर भी कैसा है, शमा को उठाए है, हार इसी दासी ने चुराया था। इस ग्रंथ के चित्र जो है वो प्रारंभिक अकबरी शैली के बताए जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो अनवर-ए-सुलेही की बात होगी। यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का एक तरह से ईरानी संस्करण है। यह पंचतंत्र के 2 श्रृंगालों यानी गीदड़, करकट और दमनक के नामों के आधार पर रचित है। पंचतंत्र का पुराना अनुवाद अनवर-ए-सुलेही नाम से था, जो अरबी अनुवाद कलीला और दमना पर आधारित था। इसमें पशु पक्षी जगत का सुंदर समावेश है। कभी कभी ये मानवीय भंगिमा ग्रहण करते हैं। इस ग्रंथ की अकबर ने कई प्रतियां चित्रित करवाई हैं। इसका एक 1570 वाली जो प्रति है वो स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन में सुरक्षित है। तो अनवर-ए-सुलेही की बात हो गई। अब रज़्मनामा की बात करते हैं। बड़े आकार वाले 130 चित्रों से सज्जित यह ग्रंथ महाभारत का अनुवाद है। रमजानामा का अनुवाद अकबर दरबार के प्रमुख संस्कृत विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। वह फारसी अरबी भाषाओं का ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से इसी विद्वान ने किया। कहते हैं बड़े आकार के 130 चित्रों का निर्माण करने के लिए करीब 50 चित्रकारों ने दिन रात परिश्रम किया। चित्रों में भारतीय प्रभाव जम चुका था और ईरानी प्रभाव का लगाव छूटता जा रहा था। रज़्मनामा ग्रंथ के चित्रण का मुख्य चितेरा दसवंत, जिसे जसवंत कहा जाता है, वो है। आईने अकबरी के अनुसार यह उस काल का सर्वोत्कृष्ट चितेरा भी रहा है, दसवंत या जसवंत। ये बात रज़्मनामा की हो गई। अब तारीख़ खानदानी तैमूरिया की बात करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ है मित्रों। इसमें चित्र हैं। इसमें तैमूर वंश के इतिहास का चित्रण थोड़ा पहले हुआ था। अकबर 1585 में फतेहपुर सीकरी जब गया था तब उसके साथ शाही चित्रकार भी गए थे। इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर अकबर के राज्यकाल के मध्य तक के दृश्य चित्रकारों ने चित्रित किए हैं। अकबरकालीन चित्रों में सबीहों यानी व्यक्ति चित्रों का भी प्रमुख स्थान है। अकबर ने अपने दरबार में अनेक शबीहें लगवाई। उमराव आदि के भी उसने अनेक व्यक्ति चित्र बनवाए। हमजानामा में देवियों की छवियों को चित्रित करवाया है। जफरनासा, अकबरनामा, बाबरनामा आदि ग्रंथों में व्यक्ति चित्र यानी शबूहों का जो है भरमार है। अकबर ने अपने बाल्यकाल में हेमू का व्यक्ति चित्र स्मृति में बनवाया था। राय कृष्णदास ने अकबरकालीन सबीहों को भारतीय चित्रकला बताते हुए कहा कि अकबरी या मुगल कालीन सबीहें एक चश्म है, माने उसमें पार्श्वगत रुख मिलता है। यूरोप शैली की बजाय वह प्राच्य राजस्थानी शैली की विशेषता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इन सबीहों को बहुत महत्व दिया है। अकबर ने भारतीय जीवन को निकटता से देखा और समझा, इसलिए उसके काल के चित्रों की राजपूती चित्रकला का विशेष प्रभाव पड़ा है।
इस काल के चित्रों में दरबारी शान शौकत के चित्रों के साथ मुगल बादशाहों को वीरता के दृश्यों की प्रधानता भी मिली है। मुगलिया वस्त्रों व आभूषणों, पशु पक्षियों तथा वृक्षों की चित्रकारी ने खास तौर से अंकित किया गया है। चित्रों में चमकदार रंगों का कलाकार ने विशेष रूप से प्रयोग किया है। बाद में चित्रों में छाया और प्रकाश प्रभाव भी उभार करके सामने आया है। ईरानी प्रभाव के चलते मुगल चित्रकारों ने रंगों का चमकदार प्रयोग करते केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग से कलाकृतियां सिरजी हैं। अकबर कालीन चित्रों में रेखा को महत्व दिया गया है। रेखाओं की गात्यात्मकता एवं विशिष्ट लय इस दौर के चित्रों में है। चित्रों में एक चश्म चेहरा बनाने की सामान्य परंपरा है। यह परंपरा राजपूत चित्रशैली का ही प्रभाव है। चित्रतल पर वास्तु, पहाड़, वृक्ष और मानवाकृतियों की भरमार है। आगे बढ़ेंगे। अकबर काल के बाद अब जहांगीर काल की मुगल चित्रशैली को देखेंगे। जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वथा भारतीयकरण हुआ है। इस युग के 3/4 चित्रकार हिंदू थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति में रचे बसे चित्रों का निर्माण जहांगीर के काल में किया है। कला मर्मज्ञ रायकृष्ण दास जी ने उसके विषय में लिखा है कि जहांगीर बड़ा ही सहृदय, सुरुचि संपन्न, पहले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, वृक्षखम, मृग विज्ञानी और संग्रहकर्ता, विशद वर्णनकार और पन्ना जिज्ञासु, निसर्ग निरीक्षक और प्रज्ञावादी था। जहांगीर के दरबार में सफी चित्रकार आका रजा और उसके सहयोगी अपनी परंपरागत शैली में चित्रण कर रहे थे, तो दूसरी ओर अकबर के कुछ प्रमुख चित्रकारों ने नान्हा और उसका भतीजा विशनदास अकबरी शैली में चित्रण कर रहे थे। जहांगीर के लिए चित्रित अनवर ए सुलेही 1605 ईस्वी की प्रति से पता चलता है कि उस समय के परंपरागत मुगल और अकबरी शैली के सम्मिश्रण से चित्र बनते थे। जहांगीर कालीन कला बादशाह की रुचि और स्वभाव के अनुसार पल्लवित हुई। इसमें प्रकृति और मानवीय भावनाओं का महत्व मिला। कला में प्रकृति और मानवीय गुणों का समावेश हुआ है। ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों का महत्व कम हो गया था। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक विषयों से संबंधित चित्रों का भी बहुत से स्तरों पर चित्रण मिलता है। आमोद प्रमोद है, आखेट है, रथ यात्रा है, रनिवास उत्सव है आदि विषयों के इस दौर के चित्रों के संयोजन में पूर्णतया लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों समावेश किया गया। जहांगीर कालीन चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव है। अत्यंत बारीक रेखांकन, वस्त्रों में सलवटे और पहरान की बनावट दर्शनीय है। चित्रों में उभार के लिए रेखाओं के छोटे छोटे बिंदु लगा करके छाया दर्शाने का मनोहारी प्रयोग भी मिलता है। इस दौर के चित्रों में 3 आयामी प्रभाव आ गया था। प्रकृति व प्राणियों के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता आई। हाथियों के चित्र में अजंता का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। रेखाएं लयात्मक और प्रभावी हैं। चित्रों में सूफियाना रंग योजना, भूमि हल्की है और रंग आंखों को प्रिय लगते हैं। जहांगीर कालीन चित्र जो है वो ईरानी प्रभाव से मुक्त है और इसमें भारतीयता का समावेश हुआ है। आगे बढ़े, शाहजहां कालीन चित्रकला की बात करेंगे। जहांगीर के पश्चात मुगल शासक शाहजहां ने मुगल सल्तनत संभाली। शाहजहां अपने पूर्वजों की अपेक्षा कट्टर था। वह चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, परंतु वास्तव में वह स्थापत्य कला को अधिक महत्व देता था। शाहजहां काल की कला का उत्कृष्टतम उदाहरण ताजमहल है। हालांकि जहांगीर के समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्थाओं में बंधी हुई है, परंतु तकनीकी उच्च स्तरीय थी। इस समय की कला में यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा था। छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग कलाकारों की कलाकृतियों में किया गया। इस दौर की कला का शाहनामा सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ है। शाहजहां कालीन चित्रकला में अत्यंत बारीक रेखांकन, मीनकारी व सफाई है।
शाहजहां को यूरोपीय तेल चित्र बहुत पसंद थे, इसलिए इस काल में छाया प्रकाश के साथ यथार्थता को महत्व मिला है। ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा इस काल में प्रचलित हुई। शाहजहां कालीन चित्रों में पुरुषों की वेशभूषा में लंबा पायजामा, लंबे बाल बूटेदार दुपट्टे हैं ऐसे बनाए गए हैं। स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र और सिकुड़ा पैजामा आदि बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के बेल बूटेदार आलेखन से चित्रकला को नवीनता मिली है। इस दौर की कला में हिंदू संस्कृति का पुष्ट प्रायः समाप्त सा बताया गया है। यह शाहजहां काल की चित्रकला थी। अब मुगल काल का पतन देखते हैं। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब ने जब शासन संभाला तो कला पर कुठाराघात हुआ। औरंगजेब कट्टर शासक था। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। उसने अपने पिता शाहजहां को भी कैद खाने में डाल दिया था। कहते हैं उसने अपने ही पुरखों के बनाए भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी थी, यानी चूना लगवा दिया था। औरंगजेब के समय व्यक्ति चित्र बनाना या फिर लगाना घोर अपराध समझा जाता था। हालांकि वह कला का घोर विरोधी था, फिर भी उसने ग्वालियर के किले में जिन कुटुंबियों को बंद कर रखा था उसमें उसका पुत्र मोहम्मद सुल्तान भी था। बंदियों की यथार्थता अवस्था जानने के लिए वह प्रत्येक महीने उन सभी की तस्वीरें चित्रकारों से बनवाया करता था। पर कलात्मक रूप से चित्रकला औरंगजेब के समय में समाप्त प्रायः हो गई थी। यही कारण था कि उसके समय में कलाकारों से राज्याश्रय छीन लिए गए। कलाकार इधर उधर रियासतों में शरण लेने चले गए। कलाकारों को जब संरक्षण मिलना बंद हो गया तो भारतीय कला और मुगल कला में भी गिरावट का दौर प्रारंभ हो गया। कलाकारों के लिए जीविका भी बहुत बड़ा प्रश्न बन गया था। बहुत से कलाकार उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के शहरों में जाकर के बस गए। इस प्रकार मुगल राजाओं के साथ मुगल शैली भी एक तरह से अंत होते चली गई या नहीं चला गया। अब मुगल शैली के चित्रों की जो खास विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, वो क्या हैं? भारत में मुगल चित्रों का प्रारंभ सिराज के ख्वाजा अबू समद ने प्रारंभ किया, जो हुमायूं की सेवा में आया था तथा अकबर के काल में चित्रण करता था। चित्रकार दसवंत को अकबर ने अबू समद से चित्रकला की गहन शिक्षा दिलवाई। हिंदू चित्रकारों के साथ मिलकर दसवंत ने ईरानू और हिंदू चित्रकला के मेल से कला को जिस नई धारा का विकास किया वही मुगल चित्रशैली बनी। मुगल कालीन चित्रों में ईरानी प्रकार की पृष्ठभूमि एवं प्रकृति चित्रण स्पष्ट रूप से दिखता है। हालांकि कालांतर में यही प्रभाव भी मुगल चित्रशैली में कम होता गया और मुगल शैली राजस्थानी और अन्य भारतीय चित्रशैलियों का ही एक तरह से हिस्सा हो गई। मुगल शैली के प्रमुख चित्रों में फतेहपुर सीकरी का निर्माण है। बादशाह द्वारा जंगली पशुओं का शिकार है। विशेषकर अकबर के दूसरे पुत्र मुराद का फतेहपुर सीकरी में जन्म दृश्य के सुंदर चित्र अकबरनामा में भरमार हैं, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। मुगल चित्रकला का प्रारंभ ग्रंथ चित्रण से हुआ है, परंतु समय के साथ सभी यानी व्यक्ति चित्रण में इस शैली ने उत्कृष्टता प्राप्त की। इस शैली में पक्षियों, पौधों का और उसके साथ कोमल तथा सुंदर चित्रण भी निरंतर हुआ है। भारतीय तथा अभारतीय कथाओं, ऐतिहासिक पोथियों, व्यक्तियों आदि का मनोहारी चित्रण भी शैली में विशेष रूप से हुआ है। कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1908 से 1916 के दौरान भारत के मिनिएचर चित्रों की खोज कर उस पर महती शोध किया था। यह शोध कार्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 1916 में दो बहुत बड़े आकार के वॉल्यूम में राजपूत पेंटिंग के नाम से प्रकाशित हुआ था। उनका यह वह पहला ग्रंथ है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय चित्रकला की विभिन्न शैलियों तथा राजपूत, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों की व्याख्या और विवेचना भी किया है। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी स्थापना में मुगल चित्र शैली को पूर्णतः भारतीय बताते हुए कहा है कि अकबर के दरबार में ईरानी कलाकार भी थे और हिंदू कलाकार भी थे।
ईरानी कलाकार हिंदू कलाकारों के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की शैली को अपना करके मुगल चित्रकला शैली को जन्म देते हैं। राजपूत पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है कि मुगल चित्रकला छोटे चित्रों में है। मुगल चित्रकला छोटे चित्रों में है या फारसी पेंटिंग पुस्तकों के चित्र हैं। मुगल बादशाहों के महलों की दीवारों में भी बड़े आकार के भित्तीय चित्र बने हैं, मगर जहां ये भित्तीय चित्र बने हुए हैं वहां हिंदू चित्र परंपरा का अनुकरण किया गया है। फ्रेस्को अर्थात बड़े चित्रों के आकार में भित्तीय चित्र है। अजंता इत्यादि गुफाओं के चित्रों से उनकी प्रेरणा भी ली गई ऐसी मालूम होती है। मुगल चित्रकला दरबार की इच्छा और रुचि से विकसित हुई थी, इसलिए मुगल चित्रकला में तकनीकी विधान और सफाई में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। कह सकते हैं मुगलिया कलम भारतीय लघु चित्रकला शैली और ईरानी चित्रकला का एक सुखद सम्मेलन का प्रतिफल है। मुगल कालीन चित्रकार प्रायः कागज पर बने चित्र बनाया करते थे। योग्य कागज बनाने के लिए चितेरे 3-4 कागज को एक के ऊपर एक चिपका करके मूल चित्रण कागज तैयार करते थे। इन तैयार कागजों में छोटे छोटे चित्र बनाने के लिए कागज निकाल लिया जाता था। इसमें गेरुए रंग के, कत्थई रंग के चित्र की सीमा रेखा बनाई जाती थी। पहली सीमा रेखा के बाद सफ़ेद पारदर्शी रंग 2 या 3 बार लगाया जाता था। इसके बाद पुनः रेखांकन किया जाता था। इसे सच्ची टिपाई कहा जाता था। चित्र में इसके बाद 2 या 3 बार रंग भरने के बाद उसे चिकना करने के लिए उसे उलटकर चिकने पत्थर पे रख करके शंख या अन्य कोई चिकने पत्थर से रगड़ा जाता था। इसके बाद चित्र में जहां रंग की कमी लगती थी वहां रंग भर दिया जाता था। इससे चित्र में पूरी तरह से रंग जम जाता था। चित्रों में आभूषण और स्त्री पात्रों की मेहंदी, महावर, अंधेरी की लाली, आंख की पलक आदि के लिए भारतीय और मुगल शैली से रेखा और रंगों का समन्वय कर कार्य किया जाता। मुगल चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है मित्रों, मुगल चित्रकला का आधार ईरानी था परंतु उसमें भारतीय तत्वों का प्रचुर मात्रा हुआ है। कह सकते हैं मुगल चित्रकला हिंदू ईरानी चित्रशैली का संगोपांग मेल है। तो हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल। मुगल चित्रशैली के विकास का प्रमुख श्रेय अकबर को जाता है। राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर नहीं अनूबर का मूल मंत्र सुलह कुल यानी सबसे मेल था। उसने भारतीय और मध्य एशिया की संस्कृति से मिलाप से मुगल चित्रशैली को परवान चढ़ाया। इसलिए मुगल शैली के चित्रों में भारतीय संस्कृति गहरे से रची बसी है। मुगल चित्रशैली में बनी चित्र वलियों के पटचित्रों से पहनावा कवचधारी व्यक्तियों को छोड़ करके परंपरागत भारतीय हैं, यानी पुरुषों ने जमा और पैजामा पहन रखा है। यह त्रिकोणीय गुप्त कला की भारतीय कला में चला आ रहा था, जिसे अकबर ने सीधा कर दिया। स्त्रियों ने त्रिकोण दामन वाली लंबी कुर्ती और ओढ़नी धारण की है। यह परिधान भारत में कश्मीर से प्राप्त मूर्तियों में 3री सदी में दिखाई देते हैं। ऐसे चित्रों में जल, स्थला, पहाड़, पेड़, बादल, पशु पक्षी और दानव उकेरे गए हैं। मुगल शैली के चित्रों में उकेरे गए हाशियों में पूरी तरह से भारतीय परंपरा का पालन किया गया है। अकबर के शासन में बने चित्रों में सुनहली रेखाओं से सुसज्जित आकाश के रंग ढलान पर है तथा उसका स्थान सांझ की लालिमा ने ले लिया है। मानवाकृतियाँ धीरे धीरे ईरानी नहीं होकर भारतीय परिवेश की दिखाई देती हैं। अकबर के समय में पारंपरिक चित्रों के अतिरिक्त सिंहासनारोहण, दरबार, युद्ध और शिकार के दृश्य भी बहुत बने। मुगल काल में एक चश्मे चेहरे के अंकन की एक सामान्य परिपाटी बन गई थी, क्योंकि मुगल चितेरों को चेहरे का साफ लिखाई के लिए एक चश्म चेहरा अधिक सुविधाजनक लगा है। मुगल शैली के चित्रों में रेखाएं वो गोलाई लिए बारीक और महीन से महीनतर खींची गई हैं। मोटी रेखाओं में मॉडलिंग यानी गोलाई के आधार पर प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गई। रेखाओं में ही वस्त्रों का फहरान को दिखाया जाता है या दिखाया जाता था। पर्दात चेहरे पे छाया लाने
की एक प्रमुख प्रचलित मुगलिया तकनीकी थी, यह भी विशेषता है। रंगों के एक विशेष प्रकार की दीप्ति थी, लेकिन वह मेवाड़ी रंग नियोजन की तरह सपाट व मुख्य रंगों की तरह सम्मिलित न रह करके मिश्रित रंगों और तानों के विभिन्न योग से मधुकर बन गई थी। जहांगीर ने मुगल चित्रशैली को नया परिष्कार, अर्थ, आयाम और नए मुकाम दिए। उसने अपने चित्रकारों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी ताकि जो कुछ चित्रित हो उसमें उसकी पूर्ण कुशलता झलके। इसलिए ऐसे दौर के मुगल शैली के चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य अप्रियतम रूप से सामने आया है। जहांगीर कालीन मुगल शैली के चित्रों में अनुपात, अंग प्रत्यंग, मीनाकृति, आंखें, संपूर्ण मुखाकृति, हाथों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अकारजा तथा उसका पुत्र अबुल हसन जहांगीर के प्रिय चित्रकार थे। उसके काल के चित्र जो है वो ईरानी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त थे। जहांगीर कालीन चित्रों में स्वभावतः स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु उसके काल के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी दिखता है। मुगल चित्रकला का प्रारंभ लघु चित्रों से हुआ है और आरंभिक भारतीय मुगल चित्रकला शैली में बादशाहों के रुझानों, विलासों, वासनाओं की भी प्रधानता मिलती है। परंतु यह भी सच है, मुगल चित्रकला का सुंदर रूप अक्षर लेखन भी है। फारस की श्रेष्ठ परंपरा मुगलों के साथ ही भारत में आई। दारा शिकोह ने अपने काल के विख्यात खुशनबीश, अब्दुल रशीद, दयाल मीर ने सब प्रकार की लिपि लिखी या लिपि सीखी। मुगल यानी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर स्वयं एक श्रेष्ठ खुशनबीश था। मुगल चित्रकला का अनुपम उदाहरण हमजा चित्रावली है, जो सूती कपड़े पर की गई है। इसे चित्रपट की तरह प्रयोग में लाया गया है। आनंद कुमार स्वामी ने मुगल चित्रकला शैली को एरोस्टैटिक आर्ट यानी कि नवाई या फिर अभिजातीय वर्गीय कला कहा है। किसने कहा मित्रों? ए के स्वामी के द्वारा कहा गया है। तो ये पूरी गाथा मुगलिया चित्रकला से संबंध रखती है। हमें उम्मीद है ये मुगलिया चित्रकला की क्लास कुछ समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों को हो सकता बाईपास कर जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ में आई होगी। नहीं आएगी, दूसरे ढंग से भी पढ़ाने का प्रयास रहेगा। आज हमने सोचा कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव देने का प्रयास किया जाए, इसलिए ऐसा है, वरना पॉइंट टू पॉइंट आपसे मिलता। जैसे मुगल काल की 4 लिपि तो कोफी, नस्क, नस्तालिक और शिकस्त लिपि बताते। आपसे सीधे क्वेश्चंस पूछता औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद, खुलदाबाद आप लगाते। आपसे पूछा जाता नादिर उल असर की उपाधि किसे मिली, तो आप कहते जहांगीर देता है, मंसूर को देता है। आपसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि पूछता, कौन देता है, तो अकबर देता है, तानसेन को देता है। ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते। अब्दुल रहीम खिरवी जो है किसके शासनकाल में रहा, तो जहांगीर के काल में रहा। ऐसे टाट से बने तुलोट कागज कहाँ मिले मित्रों, तो ये मुगल काल में ऐसे चित्रण के कागज मिले हैं। तो इन सारे तथ्यों पर भी बात कर लेंगे। हालांकि इससे प्रीवियस के जितने भी बैच थे उसमें पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें हमने सोचा कि ऐसा भी पढ़ाया जाए, डिस्क्रिप्टिव भी हो जाए। देखें किस में ज़्यादा रुचि है लोगों की। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।